कांग्रेस से समर्थन मिलने के बाद केजरीवाल की पार्टी ये सोचकर जश्न मनाने लगी कि चंडीगढ़ का नया मेयर उनकी पार्टी का होगा, लेकिन ऐन मौके पर बड़ा खेल हो गया और केजरीवाल हाथ मलते रह गए। असल में मतदान के पहले ही चंडीगढ़ मेयर का चुनाव टाल दिया गया। वजह ये कि चुनाव अधिकारी अचानक बीमार पड़ गए। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह के बीमार होने की सूचना सभी पार्षदों को व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा दे दी गई। चुनाव टालने की जानकारी मिलते ही निगम दफ्तर के बाहर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों और समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। चुनाव प्रक्रिया 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन किसी भी पार्षद को नगर निगम की बिल्डिंग के अंदर जाने नहीं दिया गया। कांग्रेस और आप के द्वारा आरोप लगाया गया कि बीजेपी हार को देखते हुए चुनाव रद्द करवाना चाहती है। कांग्रेस के पूर्व सांसद पवन बंसल ने कहा कि वो हमारे पूरे मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे और उन्होंने पूरे मामले में कहा कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने पूरे मामले में भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। पार्टी चुनाव नहीं करवाना चाहती। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के पास बहुमत है। अपनी हार को देखते हुए बीजेपी चुनाव रद्द करना चाहती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत के लिए 19 वोट चाहिए। ताजा हालातों की बात करें तो कांग्रेस और आप को मिलाकर गठबंधन के पास कुल 20 वोट्स हैं। बीजेपी की बात करें तो उसके पास सांसद किरण खेड़ का वोट मिलाकर 15 वोट हैं। वहीं अगर उलटफेर नहीं हुआ तो गठबंधन का मेयर बनना तय था। चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर लक्की ने कहा कि चंडीगढ़ में ऑपरेशन लोटस विफल हो गया है। बीजेपी वाले अपनी हार को महसूस कर रहे हैं। वे नैतिक रूप से हार गए, इसलिए वो वोट डालने नहीं आए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभी पार्षद यहां हैं, हमारे वोट डालने के लिए आए थे। इससे पता चलता है कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी नेता और पूर्व मेयर अनूप गुप्ता ने कहा कि हमें संदेश आया है कि अनिल मसीह बीमार हो गए हैं। हमारे सारे पार्षद एक साथ वोट डालने आए थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सारे अफसर भी इनके हैं, तो हम चुनाव कैसे रोक सकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव को मोहल्ले का चुनाव बना दिया है। ईमानदारी की राजनीति बेईमानी में कैसे बदल जाती है, नई सियासत के नाम नए तरह के हैरान करने वाले घोटाले कैसे किए जाते हैं, इन सबको जानने के लिए अरविंद केजरीवाल के करीब 10 साल की दिल्ली सरकार की कारगुजारियों को जानने की जरूरत है। जहां और जिस तरह के घोटालों के बारे में लोग सोच भी सकते हैं, सरकार के दौरान वैसे घोटाले किए गए। नकली दवा से लेकर नकली लैब टेस्ट तक के घोटाले किसी दूसरे राज्य में नहीं हुए होंगे, लेकिन वे दिल्ली सरकार में हुए। रेनोवेशन के नाम पर तो पूरा का पूरा आलीशान बंगला ही खड़ा कर दिया गया। और अब जब देश का सियासी माहौल राममय हो गया है, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त करीब आ रहा है, तो सियासत भी धर्म के रंग में रंग गई। हालांकि विपक्षी इंडी गठबंधन के दलों ने एक एक करके अयोध्या का निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन सियासी मजबूरी के तहत ममता बनर्जी ऐन 22 जनवरी को कालीघाट जाएंगी और फिर रैली करेंगी। उद्धव ठाकरे कालाराम मंदिर में पूजा करेंगे, तो राहुल गांधी असम में मंदिर जाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल ने खुद को राम भक्त साबित करने के लिए बाकायदा भजन मंडली बना ली है। ये भजन मंडली लोकसभा चुनाव तक तो पक्का भजन करती हुई दिखेगी। लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल सरकार का एक और घोटाला सामने आ गया। घोटाला असल में कांवड़ियों के लिए लगाए जाने वाले टेंट के मामले में केजरीवाल सरकार ने बड़ा घोटाला कर डाला। जानकारी के अनुसार 2022 में कांवड़ियों के लिए लगाए गए टेंट में घोटाला किया गया था। दिल्ली सरकार पर आरोप है कि नियमों की अनदेखी करके टेंडर दिए गए, रेट तय किए गए, अधिक रेट पर सामान लिया गया। 2022 में एलजी ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी। एलजी के मुख्य सचिव को इसकी जांच करने के आदेश दिए गए थे। मुख्य सचिव जांच मामले में अनियमितता सामने आई और इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को दिल्ली दवा घोटाला मामले में जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाइयों की सतर्कता रिपोर्ट पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। वहीं इससे पहले दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में बंद हैं। शराब घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप, जिसमें मनीष सिसोदिया करीब 11 महीने से जेल में है, संजय सिंह 3 महीने से जमानत नहीं मिली। केजरीवाल को भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। इसलिए पार्टी हर तरह के नैरेटिव तैयार कर रही है, लेकिन ईडी लगातार केजरीवाल को समन भेज रही है। 5वां समन जारी कर ईडी ने केजरीवाल को 19 जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा है। ईडी के ताबड़तोड़ समन से अरविंद केजरीवाल सहम गए हैं। उन्हें इस बात का पक्का भरोसा है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। वजह यह कि ईडी पहले ही केजरीवाल को शराब घोटाला का मास्टरमाइंड बता चुकी है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का तो डर है ही, इसके साथ ही उन्हें लगता है कि ईडी उनकी पिटाई भी करेगी। इसलिए ईडी को भेजे पत्र में केजरीवाल ने उस पर मारपीट कर बयान लेने के आरोप लगाए। अगर केजरीवाल के आरोप सही हैं तो फिर ईडी ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ भी मारपीट की होगी। लेकिन ईडी पर ऐसा आरोप तो न सत्येंद्र जैन ने लगाया, न मनीष सिसोदिया ने और न ही संजय सिंह ने।
लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल ने ईडी पर मारपीट करने का आरोप लगा दिया। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजा और उनसे पूछताछ करना चाहा तो ये न्याय संगत और कानून संगत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आपके पसीने छूट रहे हैं, आप थर-थर कांप रहे हैं, आपको डर लगने लगा है? आपको ये जानकारी हो गई कि जेल की सलाखों के पीछे जो आरोपी बैठे हैं, जिन्हें ये कट्टर ईमानदार बताते थे, जो निकले कट्टर बेईमान, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि मेरे भैया शराब घोटाले के सरगना मेरे पास कब आओगे? चौथी बार ईडी के समन को दरकिनार करने वाले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करना ही मकसद है ताकि वे लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने एजेंसी पर मारपीट करके आरोपियों से झूठे बयान दिलवाने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि ईडी को भाजपा चला रही है। केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को अवैध बताते हुए चौथे समन में उन्हें 18 या 19 को बुलाया था। केजरीवाल ने कहा, जो ये 4 नोटिस मुझे भेजे गए हैं कानून की नज़र में अवैध और गैर कानूनी हैं। ऐसे जनरल नोटिस जब भी ईडी ने भेजे उन्हें कोर्ट से निरस्त किया गया। ये नोटिस क्यों गैर कानूनी है, ये कई बार मैं ईडी को लिखकर भेज चुका हूं, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। केजरीवाल ने ईडी के समन को राजनीतिक साजिश बताते हुए 2 साल की जांच में कुछ नहीं मिला कहा और कहा कि 2 साल से जांच चल रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है ताकि प्रचार न हो। 3 दिन तक गोवा में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने जा रहे केजरीवाल ने कहा कि 2 साल से जांच चल रही है, लोकसभा चुनाव 2 महीने बाद हैं, अचानक मुझे नोटिस देकर बुलाया जा रहा है। बीजेपी चारों तरफ घूम घूम कर कह रही है केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता कि मुझे गिरफ्तार करेंगे? बीजेपी ईडी चला रही है, मुझे अभी क्यों गिरफ्तार करेंगे? चुनाव से पहले, क्योंकि वे नहीं चाहते कि मैं प्रचार करूं। समन का मकसद यही है, लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करने का, उसे प्रचार करने से रोके। मैंने आज जवाब दिया है, आगे देखते हैं क्या होता है। गौरव भाटिया ने कहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि शराब घोटाला के सरगना ईडी को बता रहे हैं कि तुम अपना समन वापस ले लो। साथ में वो ईडी से सवाल पूछ रहे हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति जांच एजेंसी को ये बताए कि समन वापस लोगे या नहीं। अगर अराजकता का उदाहरण है, जिसके डीएनए में अराजकता है, वह केजरीवाल है। जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कहानी सुनाकर केजरीवाल सियासत के मैदान में उतरे थे, अब अपने भ्रष्टाचार और घोटालों को छिपाने के लिए उसी कांग्रेस की जरूरत पड़ी। इसी वजह से वे कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडी गठबंधन में शामिल हुए और अब कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं ताकि वे लोकसभा चुनाव में उसके साथ कुछ सीटों पर लड़ सके। लेकिन जिस बुनियाद पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, वही बुनियाद कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से दरकने लगी। छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के कई लीडर्स ने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन से अपना इस्तीफा दे दिया। वजह वही कांग्रेस के साथ मौका परस्त दोस्ती। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तंवर का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब लोकसभा का चुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला की वजह से मुश्किलों में फंसे हैं। माना जा रहा है कि अशोक तंवर बीजेपी में शामिल होंगे। अशोक तंवर हरियाणा में आम आदमी पार्टी का चेहरा थे। हरियाणा में आम आदमी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शुक्रवार को वे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। साथ ही उन्हें लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन से अशोक तंवर नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से भी मुलाकात की थी। कभी हरियाणा की राजनीति में अशोक तंवर कांग्रेस का युवा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने नवंबर 2021 में ही पार्टी आलाकमान की उदासीनता के चलते कांग्रेस छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक तंवर राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। अशोक को राहुल ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन बाद में कांग्रेस को अलविदा कह दिया। फिर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को भी टाटा बाय बाय कर दिया और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन अब वे आपको भी अलविदा कह रहे हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अशोक तंवर ने आईएनएलडी कैंडिडेट सीताराम को 35,000 से ज्यादा वोटों से सिरसा सीट से हराया था। अगले 2014 के आम चुनाव में आईएनएलडी कैंडिडेट चरण सिंह रोरी को तंवर के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दुग्गल ने सिरसा से अशोक तंवर को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच चुनावी दोस्ती क्या हुई, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई और बीजेपी इसे खूब हवा भी देने लगी है। हालात ये कि बसों में भर भर कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं।
गुजरात में 13% वोट हासिल कर इतरा रहे अरविंद केजरीवाल जहां कांग्रेस से गुजरात में सीटें मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके बचे खुचे नेता और कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में शामिल होने वालों की कतार देख बीजेपी ने बाकायदा एक टीम ही बना दी जो दूसरी पार्टी से आने वालों की जांच करेगी। इसका एक ट्रेलर हाल ही में गांधीनगर में दिखा, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 2000 से अधिक स्थानीय नेता एक साथ भाजपा में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। भाजपा ने जो टीम बनाई उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक भरत बोघरा, विधानसभा में डिप्टी व्हिप जगदीश भाई मकवाना, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रफुल्ल भाई पंसुरिया, पूर्व विधायक राजेश पाठक, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पटेल पंसुरिया और प्रवक्ता जयराज सिंह परमार शामिल हैं। स्पेशल टीम के अन्य सदस्य पिछले कुछ समय से काम कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने इस टीम को उन नेताओं की सूची बनाने और पार्टी से जोड़ने को कहा है जो दूसरे दलों में या निर्दलीय सरपंच पद के ऊपर के चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने सामाजिक और सामुदायिक नेताओं को भी पार्टी से जुड़ने को कहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में गुजरात में सभी सीटें जीतने वाली भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया है। पार्टी अब कुछ ही महीने बाद होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। 2 दिन पहले भाजपा के प्रदेश हेडक्वार्टर श्री कमल में भाजपा और आम आदमी पार्टी के 2000 से अधिक कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत नेताओं ने उनका पार्टी में स्वागत किया। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से ये नेता बसों में भरकर बीजेपी दफ्तर लाए गए थे। भाजपा ज्वाइन करने वालों में कांग्रेस के 4 जिला पंचायत सदस्य भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच जंग तेज हो गई है। केजरीवाल ईडी के हर समन पर या तो उससे ही सवाल पूछते हैं या फिर अपनी व्यस्तता का बहाना बनाते हैं। ईडी ने केजरीवाल को चौथा समन भेजा तो केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो गोवा जा रहे हैं। केजरीवाल के गोवा जाने की खबरों के बीच ईडी ने उन्हें 5वां समन जारी कर दिया और अब केजरीवाल को 19 जनवरी को हाजिर होने को कहा। इसके पहले ईडी ने केजरीवाल को 18 जनवरी को बुलाया था। मतलब कि ईडी ने अब ठीक 1 दिन बाद आने के लिए समन जारी किया है। केजरीवाल गोवा 3 दिन के दौरे पर जाने वाले हैं। जाहिर है वे 5वें समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, लेकिन ईडी के ताबड़तोड़ 2 समन भेजे जाने के बाद से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। 1 दिन पहले ही केजरीवाल ने एक तरह से ईडी को चुनौती देते हुए कहा था कि वे कानूनी रूप से ईडी का मुकाबला करेंगे। इसके पहले सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि ईडी को समन भेजने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती, इसके लिए उसे सिर्फ A4 के कागज और एक प्रिंटर की जरूरत होती है। सूत्रों ने बताया था कि ईडी के सामने उनके पेश होने की संभावना नहीं है। ऐसे में ईडी ने उन्हें अब 5वां समन जारी करते हुए 19 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाया। सूत्रों ने बताया कि सीएम केजरीवाल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 3 दिन के दौरे पर गोवा जाने वाले हैं। ऐसे में ईडी के सामने उनके पेश होने की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल पहले 11 जनवरी को ही 2 दिन के लिए गोवा जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की तैयारियों के चलते उन्हें ये दौरा टालना पड़ा था। ईडी इससे पहले 55 वर्षीय केजरीवाल को 2 नवंबर, 22 दिसंबर और 3 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी कर चुकी है। हालांकि वे तीनों ही बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ईडी ने उन्हें चौथा समन जारी करते हुए 18 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाया था। केजरीवाल से जब ईडी द्वारा पेशी के लिए भेजे गए समन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार जो भी करने की जरूरत होगी हम वो करेंगे। ईडी के नोटिस के बाद दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी और बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर निशाना साधा। स्वराज ने कहा कि यह शर्मनाक है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। अगर ईडी ने समन भेजा है तो किसी को भी जांच में शामिल होना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको जांच में शामिल होना चाहिए। कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी प्रमुख अमित पालेकर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 18 जनवरी से गोवा की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे। पालेकर ने बताया कि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सांसद राघव चड्ढा और संदीप पाठक के साथ 18 जनवरी से 20 जनवरी तक तटीय राज्य में रहेंगे। पालेकर ने कहा कि वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव से पहले अपनी यात्रा के दौरान पार्टी के गोवा विधायकों और अन्य राज्य पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों से मुलाकात करेंगे। 3 जनवरी को तीसरे समन की तारीख थी, पर उस दिन अरविंद केजरीवाल गुजरात गए हुए थे और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने ईडी पर उन्हें झूठा समन भेजने का आरोप लगाया था। इससे पहले एक बयान में सीएम केजरीवाल ने कहा था कि पिछले 2 वर्षों में बीजेपी की सभी एजेंसियों ने कई छापे मारे।
लेकिन एक पैसा भी नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार था तो पैसा कहां है? आप नेताओं को फर्जी मामलों में जेल में डाला जा रहा है। अब भाजपा मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी ताकत और पूंजी ईमानदारी है। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं, अटकलें हैं। एजेंसी अब सीएम केजरीवाल पर शिकंजा कस सकती है। राजस्थान में 5 साल चली अशोक गहलोत की सरकार के दौरान या तो घोटाले हुए या फिर कुर्सी की जंग। गहलोत की सरकार के जाते ही उसके कारनामे सामने आने लगे। ईडी ने गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी और उनके करीबी ठेकेदारों के ठिकानों पर जमकर छापेमारी की और करीब 20,000 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाला में करोड़ों के कैश, जमीनी दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए। पीएचडी मंत्री रहे महेश जोशी अफसरों और विभाग के ठेकेदारों पर छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने बरामदगी को लेकर जानकारी सार्वजनिक की। जल जीवन मिशन घोटाला मामले से जुड़ी छापेमारी में ईडी ने कुल 39 लाख रुपए कैश, प्रॉपर्टी के दस्तावेज, डिजिटल सबूत और मोबाइल फोन्स बरामद किए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ईडी ने 16 जनवरी को जयपुर और बांसवाड़ा में 8 स्थानों पर छापेमारी की। जल जीवन मिशन घोटाला में पीएमएलए 2002 के तहत राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी, पीएचईडी के अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी की गई। बयान में यह भी बताया गया कि इस दौरान 39 लाख रुपए बेनामी कैश, प्रॉपर्टी डिटेल समेत अहम दस्तावेज, डिजिटल सबूत, मोबाइल जब्त किए गए। ईडी ने बताया कि जब्ती के बाद इस केस में बरामदगी 11 करोड़ 42 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, जिसमें 6 करोड़ 50 लाख रुपए के सोने चांदी शामिल हैं। इससे पहले 3 नवंबर को भी एजेंसी ने पीएचडी के तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल और सचिवालय में जोशी के दफ्तर में सर्च ऑपरेशन चलाया था, जहां कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। इस केस में जोशी के ठिकानों पर 1 सितंबर को भी छापेमारी की गई थी। मौजूदा बीजेपी विधायक और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने पिछले साल जून में जल जीवन मिशन 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने टेंडर बांटने में भ्रष्टाचार किया। मीणा ने दावा किया था कि ठेकेदारों ने फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा किए थे। हालांकि ईडी की ताजा छापेमारी को मंगलवार को जोशी ने बदले की कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि ईडी भेजना एक बदला है। उन्होंने फिर राजनीतिक उद्देश्य से ईडी का इस्तेमाल शुरू किया। सरकार बदल चुकी है, जल जीवन मिशन अब उनके हाथ में है। वे क्यों नहीं हमें बताते कि क्या अनियमितता हुई है।